नमस्कार। आज की प्रस्तुति है सोशल कंट्रोल इन रेफरेंस टू एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी कि शैक्षिक विकास के संदर्भ में सामाजिक नियंत्रण। हर समाज के अपने नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं और वह उनके अनुसार ही कार्य करता है। जब नियम, मर्यादाएं, परंपरा हमारी आदत में, हमारे व्यवहार में ढल जाती हैं तो हमें ये लगता है कि सामान्य सी बातें हैं, लेकिन प्रारंभ में जब इनको स्थापित किया जाता है तब आवश्यकता होती है सोशल कंट्रोल की, सामाजिक नियंत्रण की। और इस सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक महसूस हो रही है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अपने प्रतिष्ठानों में, छोटी छोटी गाड़ियों में अपने मजदूर भाइयों के उन साधनों में आग लगा दे रहे हैं, थोड़े से क्रोध के वशीभूत होकर के। तो आज इसकी आवश्यकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो रही है। तो इस सोशल कंट्रोल को आज हम इन 4 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। पहला कि सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा आखिर है क्या, कहाँ से आई, कैसे इसका विकास हुआ। दूसरी बात कि सामाजिक नियंत्रण से आशय क्या है, इसका क्या मतलब है, और विभिन्न विद्वानों ने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया है। तीसरी बात कि शैक्षिक विकास में सामाजिक नियंत्रण की क्या भूमिका है, यानी कि एजुकेशनल डेवलपमेंट में इसकी क्या भूमिका है, रोल ऑफ सोशल कंट्रोल इन एजुकेशनल डेवलपमेंट। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बच्चे कल के नागरिक होंगे और संपूर्ण व्यवस्था को संभालेंगे। इसलिए रोल ऑफ सोशल कंट्रोल इन एजुकेशन डेवलपमेंट, इस पर हम विस्तार से विचार विमर्श करेंगे और अंततः निष्कर्ष या कंक्लूजन कि आखिर क्या मतलब है इसका, क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं है, इस बात तक हम पहुंचेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल। भारत में सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा सर्वाधिक पुरातन व सनातन है। सर्वप्रथम ऋषि परंपराओं व उनके निर्देशों में इसके दर्शन होते हैं और इसका सर्वाधिक व्यवस्थित रूप कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था में द्रष्टव्य होता है। विविध राजाओं, कबीलों व समुदायों की व्यवस्था में भी इसके अंश दिखाई देते हैं। कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था पर विविध विद्वजनों ने कार्य किया है। आप ये समझिए कि जब हमारी पुरानी व्यवस्था थी और हम गुरुकुल में रहते थे तो वहाँ पर भी हम कुछ मर्यादाओं से बंधे हुए थे, कुछ नियमों से बंधे हुए थे, कुछ नीतियों से बंधे हुए थे। तो वो सारा का सारा सोशल कंट्रोल की बुनियादी बातें सिखाने का आश्रम का प्रयास था, संस्थाओं का प्रयास था, शिक्षालयों का प्रयास था। और आज हमारी स्थिति यह हो गई है कि हम अपनी उस पुरातनता को भूल करके हम स्वभावतः या उदार या गुलाम मानसिकता के चलते हर विचार की जड़ हिंदुस्तान से बाहर तलाशने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री E.A. रॉस की 1901 में लिखी गई पुस्तक सोशल कंट्रोल का आधार लिया जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक में व्यवस्थित रूप से समाज के नियंत्रण कार्यों, संस्थाओं में धर्म, विश्वास, कानून, नैतिकता, लोकमत, रीति रिवाज व शिक्षा की भूमिकाओं का वर्णन किया है। इन्होंने हर चीज का इसमें वर्णन किया है और व्यवस्थित रूप से किया है, तो इसे हम एक बेसिक या आधारभूत पुस्तक मान करके चलते हैं। अगली बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण से आशय व विविध परिभाषाएं। आप ये समझिए सामाजिक नियंत्रण है बहुत आवश्यक। जैसे शरीर है, बोलते बोलते अगर मान लीजिए कि जुबान सूखती है तो हम क्या करते हैं कि गिलास उठाते हैं और जल के 2 घूंट ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि यह नियंत्रित हो गया। इससे उच्चारण और व्यवस्थाएं सारी की सारी अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। इसी तरह से समाज को नियंत्रित करने के लिए भी आवश्यक है कि समाज को वो घूंट पिलाए जाए जिसकी उसे आवश्यकता है और समाज के व्यक्ति उसको महसूस कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। तो क्या है सामाजिक नियंत्रण? सामाजिक नियंत्रण से आशय उस नियंत्रण से है जिसमें समाज की उन्नति के बीज छिपे होते हैं। इस हेतु जिन मर्यादाओं, परंपराओं व नियमों का अनुपालन आवश्यक होता है उसके सुनिश्चितीकरण का प्रयास किया जाता है और उसके लिए बाध्यकारी शक्तियों को भी प्रयोग में लाया जाता है।
वस्तुतः सामाजिक उद्देश्यों व सामाजिक आदर्शों का स्थापन हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। वही प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉस महोदय ने क्या कहा इसके संदर्भ में, आइए इस पर विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन तमाम व्यक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुसार ढालता है। आप बहुत सामान्य शब्दों में समझिए, इन्होंने लिखा था कि सोशल कंट्रोल रेफर्स टू ऑल दोज इंडिविजुअल्स बाय विच द कम्युनिटी मोल्ड्स इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ। इसका आशय कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन तमाम व्यक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुसार ढालता है। सारे के सारे व्यक्ति इस बात को मान लेंगे हाँ ये चीज उचित है और ये अनुचित है। दूसरे एक और विचारक हुए हैं जिनका नाम है मैकआइवर व पेज, समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं। आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द मैनर इन विच द होल सोशल सिस्टम कीप इटसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। आशय यह हुआ कि सामाजिक नियंत्रण से आशय उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अपने को संगठित बनाए रखती है। उसमें भिन्नता नहीं दिखाई पड़ेगी, ये लगेगा कि हाँ सारा समाज यही चाह रहा है, और ये जो व्यवस्था है कि वह अपने आप को संगठित बनाए रखती है, इससे उन नियमों का अनुपालन और सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। एक और विचारक हुए हैं बोगार्ट्स, तो उन्होंने कहा कि सोशल कंट्रोल इज द मेथड इन विच ए ग्रुप कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। सामाजिक नियंत्रण वह पद्धति है जिसमें एक समूह अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। इनकी परिभाषा बहुत सरल है और बहुत सादी है, सीधी सादी है कि सामाजिक नियंत्रण वह पद्धति है, वह व्यवस्था है, वह मेथोडोलॉजी है जिसमें एक समूह अपने सदस्य के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। और ये व्यवहारों का नियंत्रण होता किस लिए है? जिससे कि एक आदर्श स्थिति बन सके, जिससे एक वह व्यवस्था बन सके जिसे कि उसमें अधिकतर लोगों ने स्वीकार किया हुआ है। एक और विचारक हुए हैं जिनका नाम है लैंडिस महोदय, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि सोशल कंट्रोल इज द प्रोसेस बाय विच सोशल ऑर्डर्स इज एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड। यानी सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित तथा बनाए रखी जाती है। सामान्य से शब्द है और बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं, कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको पुनः रख देता हूं कि सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित तथा बनाए रखी जाती है। अगली बात एक और विचारक हुए हैं, उनका नाम है आर.जी. स्मिथ। आर.जी. स्मिथ महोदय कहते हैं कि उन्होंने इस बात को और ध्यान से कहा क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी बात रखी है और इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि उनके शब्दों पर हम ध्यान दें क्योंकि वो हमसे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि सामाजिक नियंत्रण उन उद्देश्यों की प्राप्ति है जो उन उद्देश्यों के साधनों के प्रति चेतन सामूहिक अनुकूलन द्वारा होती है। चेतन सामूहिक अनुकूलन यानी कि हम चैतन्य स्थिति में हों, हमें बोध है इस बात का कि हम क्या करने जा रहे हैं, और जब हम इस स्थिति में किसी चीज करते हैं तो यह एक विशिष्ट स्थिति होती है कि हम चैतन्य हैं, हमें पता है कि इसके क्या फल प्रतिफल होने जा रहे हैं और सारे विचारों के बाद फिर हमने इसको किया हुआ है। तो इनकी परिभाषा भी अपने आप बहुत महत्वपूर्ण है कि सामाजिक नियंत्रण उन उद्देश्यों की प्राप्ति है जो उन उद्देश्यों के साधनों के प्रति चेतन सामूहिक अनुकूलन द्वारा होती है। अब हमने दो बिंदुओं पर विचार कर लिया है, पहले हमने उसकी अवधारणा समझ ली है, दूसरे उसकी परिभाषाएं समझनी है। अब जो तीसरा भाग है जिसमें कि शैक्षिक विकास में सामाजिक नियंत्रण की भूमिका। शैक्षिक विकास में एजुकेशनल डेवलपमेंट में क्या भूमिका है इस सामाजिक नियंत्रण की। समाज में आप सोच रहे होंगे कि जो एक मेरी तरह की आयु वर्ग के या इसके समकक्ष आयु वर्ग के या वो लोग जो कार्य करने लगते हैं वो सारे के सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन वो लोग आते कहाँ से हैं? वो आते तो सारे के सारे विद्यालयों से ही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सोशल कंट्रोल का रोल वहां पर होगा और उससे एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा तो बच्चे वहीं से सीख करके आएंगे कि हमें किस तरह का बिहेव करना है। तो रोल ऑफ सोशल कंट्रोल इन एजुकेशनल डेवलपमेंट ये बहुत जरूरी है शैक्षिक विकास में सामाजिक नियंत्रण की भूमिका। अब इसमें कौन कौन से बिंदु होते हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। पहला,
व्यवहार नियंत्रण द्वारा शैक्षिक विकास। व्यवहार नियंत्रण द्वारा शैक्षिक का मतलब एजुकेशनल डेवलपमेंट बाय बिहेवियरल कंट्रोल, कि हम अपने व्यवहार में नियंत्रण करके और शैक्षिक विकास करें। असल में बच्चों को नहीं पता कि किस तरह की क्रियाएं की जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उस व्यवहार के नियंत्रण की आवश्यकता है, बिहेवियरल कंट्रोल की आवश्यकता है। तो वो वहां पर आचार्य शिक्षक उसको बताएगा कि आप किस तरह की क्रियाएं कीजिए, कौन सी बातें कीजिए, कौन सी मर्यादा के अनुकूल है, कौन सी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, और बच्चे इसको सहजता से स्वीकार करेंगे। बच्चे बहुत कोमल मन होते हैं, वो जानते हैं कि जो हमारा आचार्य कह रहा है वह अच्छा ही है और हमारे हित में। तो ऐसी स्थिति में जब व्यवहार नियंत्रण हम कर लेंगे तो व्यवहार नियंत्रण के बाद फिर शिक्षा का विकास अपने आप संभव होगा। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि भाई आपको शरीर को मजबूत रखना है, शरीर को व्यवस्थित रखना है। अब क्या क्या करना है, तो आप लोगों को पढ़ना लिखना है, इसलिए आंख की एक्सरसाइज अवश्य कीजिए। आपको प्राणायाम की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो जब हम ये सामान्य रूप से उनको बताएंगे तो बच्चे उसको सहज स्वीकार करेंगे। जब वो देखेंगे कि हाँ इससे सीधे सीधे फायदे हो रहे हैं, तो हमने सहजता से उन्हें इस बात पर आकृष्ट कर दिया कि वो अपने शरीर का ध्यान रख सकें। इसी तरह से समाज की क्या मर्यादाएं हैं, समाज में कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी बातें बुरी हैं, यह सारी की सारी हम शुरुआत वहीं से कर देते हैं, उनके व्यवहार के नियंत्रण से। दूसरा बिंदु आइए लेते हैं कि सामाजिक समानता को प्रश्रय, यानी सपोर्टिंग सोशल इक्वलिटी। तो सामाजिक समानता, इसने बड़ा नुकसान किया हमारा, कि एक तो आपने देखा कि बिहेवियरल कंट्रोल पहली बात रही, बिहेवियरल कंट्रोल, और दूसरी बात सामाजिक समानता, सपोर्टिंग ऑफ सोशल इक्वलिटी। तो सोशल इक्वलिटी बहुत आवश्यक है, सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता को प्रश्रय। आप समझिए इस तरह की बातें लिखी गई कि जिसको देख करके सुन करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना अंतर था। एक कवि ने कहीं लिखा कि हमें अछूत बनाते हो हमारे होकर, मिला हमें यही इनाम तुम्हारे होकर, तुमने कुत्तों से बुरा समझा हमेशा हमको, और हम जीते हैं इस पर भी तुम्हारे होकर। आप देखिए किस तरह की भावनाएं हैं और किस तरह से वो सचेत कर रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मानव हैं, हम इस बात को भूल करके चलें, और खास करके जब हम विद्यालय में तो सारे के सारे विद्यार्थी हैं वहाँ पर, वहाँ कोई जाति वगैरह नहीं है। अगर हम इसका बोध कराते हुए चलेंगे तो एक अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। मैं तो इस बात का भी विरोध करता हूँ कि वहाँ के किसी फॉर्म में उनके जाति का जो कॉलम होता है वह भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था तो वो अलग एजेंसी द्वारा हो, हमसे खाली नाम लिए जाए। तो कहने का मतलब यह है कि सामाजिक समानता को प्रश्रय देने का कार्य यहाँ से होगा, और जब हमारे बच्चे सीख करके चलेंगे कि हाँ सब लोग समान हैं, सब एक जैसे हैं, कहीं कोई जाति भेद नहीं है, कहीं कोई संप्रदाय भेद नहीं है, सभी को मिलकर के हिंदुस्तान की प्रगति के लिए कार्य करना है, तो ऐसी स्थिति में सोचिए हिंदुस्तान कितना अच्छा हो जाएगा और किस तरह से निश्चित रूप से इसकी प्रगति सुनिश्चित हो जाएगी। अगला तीसरा बिंदु, स्वीकृत मूल्यों का स्थापन। स्वीकृत मूल्य, आप समझिए बच्चा नया है, बच्चा इस दुनिया में आया है, उसे सीखने हैं कि मूल्य हैं कौन से, जो लंबे समय से स्थापित हो चुके हैं मूल्य, उनसे उनका परिचय कराना है। आप जो बीएड के विद्यार्थी हैं, जो एमएड के विद्यार्थी हैं, जो एमए के विद्यार्थी हैं, वो इस बात को समझते हैं कि उन्होंने आदर्शवाद में पढ़ा होगा कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये मूल्य हैं उसमें। तो सत्य का आचरण, शिवम कल्याणकारी भावना, और सुंदरम यानी कि जो आर्ट्स हैं, कलाएं हैं, जो फाइन आर्ट्स हैं, उन सबको उसमें शामिल करना। तो अब इनसे बच्चा परिचित कैसे होगा? परिचित कराने के लिए उनके पाठ्यक्रम में यह होना चाहिए, और इन स्वीकृत मूल्यों के स्थापन में हमारी एजेंसी, स्कूल, विद्यालय का जो है स्थान होना चाहिए। वहां से आचार्य बताएं कि हाँ ये मूल्य समाज में प्रचलित हैं, इनका अनुपालन अच्छा माना जाता है, परंपरा मर्यादा ये कहती है कि इनका अनुपालन किया जाए। तो स्वीकृत मूल्यों का स्थापन भी संभव होता है, और इससे सोशल कंट्रोल होता है, क्योंकि जब सभी समझेंगे कि उचित ये है, अनुचित ये है, तो ऐसी स्थिति में इससे सोशल कंट्रोल होगा और सहजता से हो जाएगा। तो ये स्वीकृत मूल्यों का स्थापन। अगली बात है एकता स्थापन। अभी हमने देखा था कि स्वीकृत मूल्यों का स्थापन यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सेप्टेड वैल्यूज, और अब हम विचार कर रहे हैं कि एकता स्थापन। एकता स्थापन है तो मतलब टू इस्टेब्लिश यूनिटी,
यूनिटी पैदा करनी है। अगर हम यूनाइट नहीं रहेंगे, अगर हम एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं रहेंगे तो कोई भी आक्रमण कर लेगा। आज आप देखिए कि चंद आतंकवादी आते हैं और संपूर्ण व्यवस्था को हिला करके चले जाते हैं। कुछ लोग किसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं और पूरी भीड़ उसका अनुकरण करने लगती है। वो अराजक कार्य करते हैं, उस अराजक में उन भीड़ में जो सामान्य निर्दोष लोग होते हैं, जो उस कार्य के लिए नहीं आए होते हैं, वो भी उसमें शामिल माने जाते हैं और शामिल हो जाते हैं, उसी तरह का बिहेव करने लगते हैं। तो आवश्यकता है इस बात की कि हमें पता हो कि हमें यूनाइट रहना है। जो भी संसाधन है वो सारे के सारे हमारे ही तो हैं, वह हमारे राष्ट्र के हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उन संसाधनों में आग लगाई जा रही है, अगर उन संसाधनों में तोड़फोड़ की जा रही है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उससे बचाएं। और जब हम उसमें से 4 लोगों को पहचान लेंगे तो उनकी वो दुर्गति होगी कि आगे कभी उनकी हिम्मत नहीं होगी कि उस यूनिटी को तोड़ने की वो कोशिश भी कर सकें। तो आवश्यकता इस बात की है कि एकता स्थापन यह संस्थाओं से हो सकता है। जब हम उन्हें समान कहेंगे कि सारे के सारे बच्चे समान हैं, जब हम कहेंगे कि हाँ राष्ट्र की निधियां ये हैं, राष्ट्र की ये संपत्तियां हैं और इनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, तो ऐसी स्थिति में सब लोग यूनाइट होकर के उस कार्य को करेंगे। और आप समझिए कि हमारी बहुत अधिक जो क्षति हो जाती है, उस क्षति से अगर हमने अपने आप को रोक लिया तो प्रगति तो सुनिश्चित हो ही जाएगी और सामाजिक कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। जो दुष्ट होंगे वो डरेंगे, वो सहमेंगे कि हाँ हम पहचाने जाएंगे और हमारी बहुत दुर्गति हो जाएगी फिर। इसलिए एकता स्थापन बहुत आवश्यक है। और शैक्षिक विकास में जो है ये जो सामाजिक नियंत्रण का एक प्रतिमान है, एक व्यवस्था है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला लेते हैं हम 5 दूसरा हमने लिखा था कि सोशल सपोर्टिंग ऑफ सोशल इक्विटी, और तीसरा था स्वीकृत मूल्य, एक्सेप्टेड वैल्यूज, है ना। तीसरा था एक्सेप्टेड वैल्यूज और चौथा था कि एकता स्थापन मतलब एस्टैब्लिश यूनिटी समझिए, यूनिटी। और पांचवा हम कहते हैं व्यावहारिक प्रतिमानों व सामाजिक बुराइयों के प्रति सजगता, अवेयरनेस ऑफ प्रैक्टिकल नॉर्म्स एंड सोशल इविल्स। प्रैक्टिकल नॉर्म्स एंड सोशल इविल्स, इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि ये जो हमारी व्यावहारिक प्रतिमान है, सैद्धांतिक नहीं, व्यावहारिक, कि किस चीज़ की आवश्यकता है आज व्यवहार में। और हमारी जो लीडिंग पावर्स है उन्होंने हमें बहुत लंबे समय तक गुमराह किया है। आज ये नैतिक दायित्व बनता है संस्थाओं का कि जब वे आचार्य समझते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तो वो चुप क्यों रह जाते हैं। इन चीज़ों का विरोध करें, अगर विरोध नहीं कर सकते कम से कम अपने विद्यार्थियों को बता तो दें कि सच्चाई ये है और हो ये रहा है, व्यवहार में ये अपनाया जाना चाहिए। और जो सोशल इविल से, जैसे मान लीजिए एक समय राजा राम मोहन राय उठ करके खड़े हुए कि बाल विवाह नहीं होगा, सती प्रथा के खिलाफ लोग खड़े हुए, तो आज भी समाज में बहुत सारे सोशल इविल्स हैं। युधिष्ठिर ने एक दिन जुआ खेला तो सारे लोग जुआ खेलने लगे दिवाली पर, और जिसने पूरी सत्यनिष्ठा का आचरण किया पूरी जिंदगी भर उसका अनुपालन नहीं कर पा रहे। तो हमें जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, जो व्यवस्था है, उसको स्थापित करना है और इन बुराइयों को जड़ से भगाना है। और अगर हम ऐसा करने में समर्थ हुए तो निश्चित रूप से ये जीत होगी हमारी, आपकी और हिंदुस्तान की। अगली बात करने से पहले एक बहुत अधिक आवश्यक है कि सारे लोग जो ये सुन रहे हैं इसको केवल पाठ्यक्रम के हिसाब से न देखें, बल्कि व्यावहारिक आचरण के हिसाब से देखें और व्यावहारिक प्रतिमानों व सामाजिक बुराइयों के प्रति सजगता के लिए अपने रोल का, अपने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करें। आज हमारे पास जो कुछ भी आता है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हम उसे तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। उस पर हम विचार करें कि वो सही भी है कि नहीं है, उचित रहेगा नहीं रहेगा। और जब हम इस तरह का विचार करेंगे तब हम सोचेंगे कि हाँ इसको आगे भेजने से गड़बड़ हो जाएगी, सामाजिक वैषम्यता पैदा हो जाएगी, तो हम ऐसे कृत्य न करें। अनजाने में भी हम उसमें शामिल न हो जाएं। जो लोग जानबूझ कर इस तरह का रैकेट चला रहे हैं कि समाज में भेद बढ़े, समाज में आपसी वैषम्य बढ़े, समाज में आपसी दूरी बढ़े और जो है सोशल कंट्रोल न हो पाए,
और एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए, तो उनको जवाब देने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम ध्यान रखें और सामाजिक बुराइयों के प्रति सजग रहें और उसमें कहीं हमारा कोई रोल ना हो जाए। अगला बिंदु, शैक्षिक सामाजिक उद्देश्यों का गठन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल सोशल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक सामाजिक उद्देश्यों का गठन। शिक्षा में कौन से सामाजिक उद्देश्य हम लेकर के चलें और उसका हम डिवाइडेशन कैसे करें कि जूनियर स्तर तक हम ये सिखा देंगे, माध्यमिक स्तर पर ये सिखाएंगे, प्राथमिक स्तर पर ये सिखाएंगे, और ये सारा का सारा हमें सोच करके चलना है और उन उद्देश्यों को इस तरह से क्रमबद्ध कर लेना है और उनको एक ऑर्डर दे देना है। उस ऑर्डर को उनके पाठ्यक्रम के हिसाब से, उनके बढ़ती हुई आयु के हिसाब से, उनकी बढ़ती हुई क्लास के हिसाब से व्यवस्थित करना है। इससे क्या होगा कि कहीं भी वे असहज नहीं होंगे और सामान्य रूप से होने लगेगा कि उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, उन्हें विषय वस्तु से अवगत कराया जा रहा है और अंततः वह उनके आचरण का अंग हो जाएगा और इससे हमारा सोशल कंट्रोल का उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाएगा और आगे भी सब मिल करके देश की प्रगति के लिए कार्य कर सकेंगे। आप ये समझिए कि हमें जो कुछ भी करना है उसमें राष्ट्रवादिता को सबसे ऊपर रखना है और जब हम राष्ट्रवादी होंगे तो बहुत सारे भटकाव से तो हम अपने आप ही दूर हो जाएंगे और हम ऐसे शैक्षिक सामाजिक उद्देश्यों का गठन कर सकेंगे जिससे कि राष्ट्रवादिता को प्रश्रय मिले, उसका विकास हो, उसका उत्थान हो। तो फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल सोशल ऑब्जेक्टिव्स ये बहुत आवश्यक है और शैक्षिक सामाजिक उद्देश्यों का गठन करके हम सोशल कंट्रोल कर सकते हैं, साथ साथ एजुकेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन में भी उसी विकास की आवश्यकता है जिसकी उस समय मांग कर रहा है, उस समय का समाज मांग कर रहा है, उस समय का देश मांग कर रहा है। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट के बीच तो इसमें छिपे ही हुए हैं। आइए अगले बिंदु पर विचार करते हैं और वह है विविध निष्पादित कार्यों में संतुलन, बैलेंस इन वेरियस टास्क। जो हमारे वेरियस टास्क हैं उनमें बैलेंस इन वेरियस टास्क। तो ये जो बैलेंस है, जो संतुलन है, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके डगमगाने से ही लोगों की आस्था, लोगों की जो एक विश्वास है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो निष्पादित कार्य हैं उसको क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से करें जिससे कि एक का उद्देश्य मिल गया, अब इससे आगे चलते हैं, अब इस कार्य को करते हैं और इस तरह से हमारे बच्चे भी सीख जाएंगे कि हम स्टेप बाय सिस्टम क्या होता है। आप समझिए जिस समय 1854 में वुड डिस्पैच आया था उसने क्रमबद्ध व्यवस्था दी थी, आज तक हम उसका अनुपालन कर रहे हैं विद्यालयों में कि प्राथमिक है, उस समय मिडिल मैट्रिक की व्यवस्था थी, आज प्राथमिक के बाद में फिर जूनियर है, माध्यमिक है और हायर है। तो ये व्यवस्था, ये जो क्रमबद्ध व्यवस्था, जो स्टेप वाइज सिस्टम है, इसी तरह से स्टेप वाइज सिस्टम है, इसमें लागू करना है और बड़े संतुलित होकर के चलना है, डगमगाना नहीं है, हारना नहीं है और इस तरह कहीं कोई प्रदर्शन भी नहीं होना है, जिससे कि संपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, विश्वास बना रहे, आस्था बना रहे और हम अपने कार्यों में संतुलन रखते हुए निरंतर आगे बढ़ सकें, हमारे एजुकेशनल डेवलपमेंट, शैक्षिक विकास नए नव प्रतिमानों को छू सकें। आइए अब नए पॉइंट पर पहुंचते हैं कि सुख शांति स्थापन, हैप्पीनेस पीस एस्टेब्लिशमेंट, हैप्पीनेस पीस एस्टेब्लिशमेंट, हैप्पीनेस का और पीस का एस्टेब्लिशमेंट। आखिर हम जी क्यों रहे हैं? आखिर हमें आनंद कब मिलेगा? हम दुखी होंगे तब थोड़ी आनंद मिलेगा, हम सुखी होंगे तब आनंद मिलेगा, शांति होगी तब आनंद मिलेगा और इस सब के लिए हमें कार्य करना है। इस सब के कार्य में विद्यालय अपनी भूमिका को तलाश रहे हैं और विद्यालय अपनी भूमिका को तलाश रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वैसा में देखने को मिल रहा है कि जो वहां पर आचार्य कार्य कर रहे हैं, आज की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था में लगभग 20% सरकारी एजेंसीज हैं, सरकारी विद्यालय हैं और लगभग 80% प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय। तो उन अध्यापकों के साथ ही न्याय नहीं हो पा रहा, उन्हें उनके कार्य की सही कीमत नहीं मिल पा रही। तो ऐसी स्थिति में उन्हें दूसरा कार्य करना होता है, दूसरा कार्य करने से वे स्वयं तनाव में होते हैं। तो सुख शांति के स्थापन में जो रोल उनका होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए कि हाँ इस स्तर पर न्यूनतम इतनी राशि मिलेगी जिससे कम से कम वह अपने घर खर्चे चला सकें।
और वो ध्यान दे सके, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल है, आगे की पीढ़ी को बनाने में उनका रोल है। हम उनको वहीं से तोड़ते हुए चलेंगे तो सुख शांति की स्थापना कैसे कर पाएगा? वो कैसे ढूंढ पाएगा किस किस तरह से, और सुख की अच्छी परिभाषा, सस्ती परिभाषा, सही परिभाषा क्या है, उससे परिचय कैसे क्या करवा पाएगा? शुभम आखिर है क्या, उससे परिचयकरण कैसे संभव होगा? और सुख शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है कि आचार्यों की स्थिति में सुधार बहुत जरूरी है। और वहां से जब हम इसको शुरू करेंगे तो आप समझिए बहुत सारे उद्देश्य हमें प्राप्त होंगे। जैसे कि इसी का ही सोशल कंट्रोल का ही एक अगला पॉइंट लिया जा सकता है, समरसता को बढ़ावा। समरसता को बढ़ावा तो तब देगा ना वो, जबकि आचार्य अपने आप में व्यवस्थित हो, उसका व्यवहार स्वयं संतुलित हो, वो स्वयं शांति की स्थिति में हो, वो स्वयं मैक्सिमम बुक्स को पढ़ सकता हो, उनका विश्लेषण कर सकता हो, उनका सार रख सकता हो, उनसे विद्यार्थियों को जोड़ सकता हो, उसके व्यक्तित्व में इस तरह का परिमार्जन दिखाई पड़े, वह आभा दिखाई पड़े कि विद्यार्थी उसका अनुकरण करने को विवश हो जाए, दबाव न डालना पड़े। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि अगले पॉइंट के रूप में हम जो ले रहे हैं, समरसता को बढ़ावा, प्रमोट हार्मोनी। प्रमोट हार्मोनी, तो प्रमोट करने के लिए इस हार्मोनी को ये बहुत आवश्यक है कि हम समाज के अंग प्रत्यंग पर ध्यान रखें, और उस हार्मोनी को बनाए रखने के लिए विद्यालयों की भूमिका को नजरअंदाज न करें। और विद्यालय की प्रगति निश्चित रूप से होगी अगर समरसता बढ़ेगी। अगर समरसता नहीं बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में हम कहीं अपना वह उद्देश्य खो बैठेंगे, जो कि भारतीय मनुष्यों ने बहुत पहले रखा था और बड़ा व्यापक उद्देश्य था। आज लोग भले ही उसका मजाक बनाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आप समझिए कि इसको करने का उपाय भी बताया कि किस तरह से मिलेगा। इसके लिए हमें गीता के 2nd चैप्टर को देखना होगा। वहां लिखा है कि नियतम कुरु कर्म तो कर्म ज्यायो है कर्मणा, शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्धि यदि कर्मणा। आप अपने नियत कर्म को करें और उस कर्म को व्यवस्थित रूप से करें। उस कर्म को करने में अगर कोई आवश्यकता महसूस हो रही है तो उसका हम कोशिश करें कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम करें सहजता से। तो आज अर्थ की आवश्यकता है, और शरीर अगर मान लीजिए इसे आगे बोलना है तो जल की आवश्यकता है, तो 2 घूंट जल के साथ में आगे बढ़ते हैं। और समरसता को बढ़ावा देना, प्रश्रय देना जो विद्यालयों में शुरू होगा वो समाज में अपने आप चलेगा, समाज में फैलेगा और समाज की प्रगति सुनिश्चित होगी। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ साथ सामाजिक नियंत्रण की जो व्यवस्था है वह अपना पूरी छाप छोड़ पाएगी। अगली बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि रूढ़िवाद से मुक्ति। रूढ़िवाद से हम लोग रूढ़ियों के चंगुल में आज भी हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, वो 3 आदमी निकल गए, वो खाली बाल्टी लेकर के आ गया। आज विचार करने की आवश्यकता है कि कहाँ तक हम किन चीज़ों को स्वीकारें। जब हम बहुत दूर दूर रहते थे, बहुत कम लोग साथ रहते थे, उस समय अगर मान लीजिए कहीं कुछ बन गया और उनका कोई आज अगर वैज्ञानिक वो है भी तो उसके नियंत्रण की व्यवस्था भी तो है। तो फ्रीडम फ्रॉम कंजर्वेशन ये बहुत जरूरी है। फ्रीडम फ्रॉम कंजर्वेशन अगर नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में हमारी सारी की सारी प्रगति धरी रह जाएगी। तो फ्रीडम फ्रॉम कंजर्वेशन, फ्रीडम फ्रॉम कंजर्वेशन, फ्रीडम फ्रॉम कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। रूढ़िवाद से मुक्ति बहुत आवश्यक है, और रूढ़िवादी से मुक्ति के साथ ही आप ये समझिए कि हम वास्तविक धरातल पर आ जाएंगे। और आज जिस तरह की आवश्यकता है, जिस तरह से अन्य राष्ट्र प्रगति कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह की तिलांजलि दी है रूढ़िवाद को, आज हम भी उस रूढ़िवाद को छोड़ें। क्योंकि समय के साथ, दिक के साथ, काल के साथ बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है, और जो व्यवस्थाएं अपने आप में ये लोच नहीं रखती, जो इस लोच को त्याग करके चलती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। भारत की व्यवस्थाएं आज भी जिंदा हैं, आज भी लोच है, आज भी सनातन है। आप देखिए अभी जब विमान क्रैश से भारत के विपिन रावत जी का देहांत हुआ तो उनकी बेटियां थीं और उन बेटियों ने मुखाग्नि दी। कहीं किसी ने बुरा तो नहीं माना। यह है भारतीय सनातन व्यवस्था, यह है रूढ़िवाद से मुक्ति। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं
जिसमें कि हमें रूढ़िवाद के बंधन टूटते हुए दिखते हैं। और चूंकि लोच है भारतीय व्यवस्था में, भारतीय सोच में, तो वो सहज रूप से इसको अंगीकार कर लेता है। ऐसा नहीं कि उसका विरोध करके लामबंद होकर के और फिर झंडा बरदारी करके और फिर पत्थरबाजी की जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सनातन व्यवस्था में लोच है और इस लोच को सीखना होगा, इस लोच से हमें विद्यालयों को जोड़ना होगा, इससे विद्यालयों की प्रगति भी सुनिश्चित होगी। आप समझिए, जिस समय त्रिभाषा फार्मूला पर विवाद हुआ था, बहुत सारे संस्थानों को बहुत सारा नुकसान हुआ था और पूरे देश में एक तरह की आग लग गई थी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम रूढ़िवाद से बचें और केवल निहित स्वार्थ, केवल निजी स्वार्थ न देखें। अगर हम निजी स्वार्थ देखेंगे, उसका चश्मा लगा लेंगे, तो हमें साफ दिखाई पड़ेगा ही नहीं। इसलिए आवश्यकता है कि फ्रीडम फ्रॉम कंजर्वेशन के लिए हम अपने विद्यार्थियों को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, संपूर्ण समाज को तैयार करें, और इससे निश्चित रूप से शैक्षिक प्रगति होगी। आइए अब हम विचार करते हैं कि अंततः इस सारे विवेचन का आशय क्या होगा, निष्कर्ष या कंक्लूजन के रूप में हम क्या कह सकते हैं। तो सार्थक कहा जा सकता है कि निष्पक्ष सामाजिक नियंत्रण मानव की प्रगति का एकमात्र सुखद उपागम है। इससे अंततः मानवीय मूल्यों का संरक्षण होता है और मानव की क्रमिक प्रगति को निश्चित रूप से इससे बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा को नई व्यावहारिक दिशा मिलेगी और यहाँ की स्थितियों के आधार पर कार्य संपन्न हो सकेंगे। तो यह अभी हमने विचार किया सोशल कंट्रोल इन रेफरेंस टू एजुकेशनल डेवलपमेंट पर, शैक्षिक विकास के संदर्भ में सामाजिक नियंत्रण पर, क्योंकि आपकी पुस्तकों में पहले वाला हिस्सा देकर के सोशल कंट्रोल वाले हिस्से को नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर इसको रखने की आवश्यकता और अधिक महसूस हुई। आपको ये अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर अपनी टिप्पणी लिखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, वह भी आप इनकी टिप्पणी में लिख सकते हैं और उसको देने का प्रयास किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।